नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान काफी ज्यादा अहमियत रखता है। इस चरण में बीजेपी के प्रदर्शन की भी असल परीक्षा होगी, क्योंकि 5वें चरण के चुनाव में धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाने वाला जिला अयोध्या, प्रयागराज, श्रावस्ती, चित्रकूट में 27 फरवरी को ही वोटिंग होनी है। और बीजेपी के लिए ये चरण इसलिए भी अहम है क्योंकि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से लेकर उनकी तपोभूमि रही चित्रकूट तक 2017 के चुनाव में 90% से अधिक सीटें जीती थी। और इस बार बीजेपी अयोध्या में हो रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण के सहारे अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने के लिए बेताब है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 60 सीटों में से 52 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें से 2 सीटें अपना की थी, और जबकि सपा को 5, कांग्रेस को 1 और 2 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते थे। अब ऐसे में 5वें चरण में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सहित कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पहली बार अपनी पार्टी जनता सत्ता दल बनाकर मैदान में है। वो खुद कुंडा से चुनाव लड़ रहे हैं। राजा भैया की हार जीत से ज्यादा लोगों की नजर पहले के चुनाव में उनकी पार्टी के प्रदर्शन पर है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में 5वें चरण के सियासी समीकरण को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि नेताओं की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं। गरीबों को राशन फ्री में सारी सुविधाएं, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, जहां शरद ने कहा वहां पे काम हुए हैं। और भाइयों बहनों, मैं फिर यही कहने के लिए आया हूं, सरकार बनेगी तो माफिया को भी ठीक करेगी और साथ साथ आपकी आस्था का सम्मान करते हुए 5 बेटियों की सुरक्षा प्रदान करते हुए गरीबों के घर पर खुशहाली लाने का काम भी करेगी। को पहले की सरकारों के समय अपने घर, अपनी जमीन पर कब्जे की चिंता आए दिन सताती थी। अब हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भूमाफिया कभी आपका घर और आपकी जमीन को छू भी नहीं सकेगा। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो बताओ ठंडे पड़ गए कि नहीं ठंडे पड़ गए हैं? जब से वोट पड़ा है, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और अभी चौथे चरण में वोट पड़ा है, बीजेपी के लोग ठंडे पड़ गए हैं। और जो गर्मी निकाल रहे थे, अगर आज कुंडा का जन समर्थन देख लेंगे, अगर कुंडा के लोगों को आज देख लेंगे इतना, तो उनकी भाप निकल जाएगी, भाप। तो 5वें चरण का मतदान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी के लिए खासतौर पर ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि हम अयोध्या को लेकर बात करते हैं तो राम मंदिर को लेकर जितने दावे वादे बीजेपी की तरफ से किए गए और जो काम किया जा रहा है, उसी के आधार पर चुनाव प्रचार प्रसार भी देखा गया। अब 5वें चरण में कितनी बढ़त किस दल को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल जुड़ रहा है हमारे साथ, उनसे तारुफ करवाती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह, सपा नेता विनय कुमार और वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख मैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी का ही करूंगी। सुनील जी, हम 5वें चरण को मतदान, जो ये मतदान होगा, इसको किस तरीके से देख सकते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बेहद महत्वपूर्ण, और इस मतदान के बाद से निश्चित हो जाएगा कि किस दल की जीत होगी। 80% तो यही कहा जा रहा है कि कौन सा दल जीतेगा, इस 5वें चरण के मतदान के बाद पता चल जाएगा। तो कोमल, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अभी जो 4 क्षेत्रों के मतदान हुए हैं, 4 चरण के मतदान हुए हैं, उसमें से 5वां चरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ तमाम दिग्गज हैं। यदि पहले, दूसरे, तीसरे चरण की बात करोगे तो कुछ चेहरे जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया या जो वोटों को प्रभावित कर सकते हैं, वो कुछ ही चेहरे थे। लेकिन यहाँ लगभग मुझे लगता है कि आधा दर्जन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं, वो भी हैं। सपा बसपा के तमाम दिग्गज नेता, दूसरा सोनेलाल पटेल जिनका राजनीति में वहाँ हस्तक्षेप रहा है, उनका परिवार भी 2 धड़ों में उस समय बटा हुआ है। ये कई चीज़ें हैं जो 5वें चरण के मतदान को प्रभावित करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
जिन जिलों में चुनाव हो रहा है, जहां चुनाव हो रहा है, 64% लगभग क्षेत्र, एक कह सकते हैं 39 सीटें संवेदनशील हैं, जो अभी तक इधर नहीं थी। तो संवेदनशीलता जब प्रशासन, जिला प्रशासन घोषित कर देता है, तो वहाँ समझ सकते हैं कि वहाँ नेक टू नेक लड़ाई रहती है, और लगता है कि दंगा फसाद लड़ाई ऐसी संभावनाएं जब रहती हैं, तब उसको प्रशासन संवेदनशील सीटें घोषित करता है। तो 61 में से 39 सीटों के आसपास संवेदनशील हैं, तो ये समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। फिर एक और देखेंगे कि अयोध्या जो कही जाती है कि जिस तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, वो एक क्षेत्र इस क्षेत्र में आता ही है। राजा भैया ने एक अभी तक निर्दलीय चुनाव जीतते रहे हैं, उनकी एक नई पार्टी उन्होंने बनाई है, जनसत्ता पार्टी, इससे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य मंत्री के तमाम गिलाऊं तो बहुत सारे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रमापत शास्त्री रहे, मोती सिंह रहे, सिद्धार्थनाथ सिंह रहे, नंदगोपाल नंदी रहे, उप मुख्यमंत्री रहे तो मौर्य साहब का है। तो ये कह सकते हैं कि इसमें तमाम ऐसी स्थितियां हैं जहां दिग्गज कहे जाएंगे। दूसरी बात, रामपुर खास से प्रमोद तिवारी जी की बेटी लड़ेंगी आराधना मिश्रा। अयोध्या से इसलिए चुनाव रोचक है क्योंकि बड़े दिग्गज नामों में जिनकी गिनती हो रही है, तो पवन पांडे बड़ा दिग्गज है, मैं भी उनको व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वो अयोध्या का चुनाव और रोचक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अमेठी को आप देखेंगे तो अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है, तो गांधी परिवार उस गढ़ को बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये भी सारी ताकत कांग्रेस वहाँ झोंकेगी। और इन 61 में से 48 विधायक ऐसे हैं जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा लास्ट जो और बचते हैं वो उन्हें लगता है उनके टिकट काटे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ हैं कि किस तरीके से 5वें चरण का चुनाव लड़ा जाएगा, किस तरीके से दिग्गज और लगभग आधा दर्जन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, तमाम ऐसे मंत्री जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में रहे हैं, ऐसे तमाम मंत्री जो समाजवादी पार्टी सरकार में रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि क्षेत्र संवेदनशील भी है और एक संदेश देने का प्रयास भी इस क्षेत्र से जाएगा। ठीक है, अब हम सपा नेता विनय कुमार जी का रुख कर लेते हैं। विनय जी, हम सपा आरएलडी के गठबंधन को देख रहे हैं, काफी अच्छा प्रदर्शन भी है और मतदान भी अच्छा खासा हो रहा है। फिलहाल 5वें चरण के मतदान को लेकर जब हम बात करें, जैसा कि सुनील जी ने कहा कि बेहद महत्वपूर्ण है, कई दृष्टिकोण उन्होंने समझाए, और इस तरह से अगर हम बात करें तो आपका क्या कुछ कहना है? स्थिति यह है कि लगातार जैसे जैसे चरण बढ़ रहा है, जनता का आक्रोश और बढ़ता जा रहा है, वो दिखाई देने लग रहा है। जो आक्रोश कहीं न कहीं अभी दबा हुआ था, स्थिर था, जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे पश्चिम से हवा इधर चल रही है और आक्रोश और जनता का रुझान अपने आप दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 2012 में तो 47 भी था, हमको तो अब की बार 47 से भी नीचे भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, क्योंकि बाबा योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपनी विधानसभा की सीटें हार रहे हैं, परेशान है। जिस तरीके से गोरखपुर में वो अपने घिरे हुए हैं, वो दूसरों को क्या बचाएंगे, वो खुद घिरे हुए हैं। उनको देख करके जनता सही वोट देने को तैयार नहीं, क्योंकि जो 5 साल का समय रहा है, यह उनकी ही नीतियों की वजह से आज उत्तर प्रदेश की जनता परेशान रही। युवा आपने देखा किस तरीके से, आज मैं आपको बताऊं, हम लोग प्रचार प्रसार में हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई निकल करके आ रहा है तो युवा निकल करके आ रहे हैं। हमें कहना नहीं पड़ रहा, युवा अपने आप निकल के आ रहे हैं। जो हमें बताना चाहिए, युवा उस चीज को बता रहे हैं कि अब की बार बदलाव होगा, क्योंकि बदलाव नहीं होगा तो हम लोग बेरोजगार रह जाएंगे। जा रहे हैं जब किसानों के पास, तो किसान भी बदलाव को लेकर तो कांग्रेस के भी कई दावे हैं। विनय जी, आप बने रहिए। प्रदीप जी के पास जाना चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं ये। प्रदीप जी, क्या कहेंगे? विनय कुमार जी से कितना इत्तेफाक रखते हैं? बदलाव की बात तो शायद आप भी कहेंगे, लेकिन फिलहाल 5वें चरण को लेकर जो उन्होंने बात कही, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? वही है मुद्दे, बेरोजगारी ही है मुद्दा, कानून व्यवस्था ही है मुद्दा, यह इस सरकार की का अहंकार है मुद्दा। निश्चित तौर पर 70 लाख नौकरियों का वादा किया था इन्होंने, 100 में से 68 युवा बेरोजगार है मुद्दा। प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जो चुनाव के तुरंत बाद 120 रुपए करने की रणनीति बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी, ये मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी की अराजक
जो गुंडे इस 5वें चरण में चुनाव लड़ रहे हैं, ये मुद्दा है। और अयोध्या पे जहाँ बात होगी चंपत राय की भी बात होगी, चंपत राय जी कहाँ चंपत, मुद्दा ये होगा। आवारा पशु मुद्दे होंगे, किसान के खाद की बोरी से जो किसान खाद चोरी हो गई है, ये मुद्दा होगा। ये प्रमुख मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से किसान, नौजवान और महिला जवाब मांग रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए उन्होंने तय किया है कि अब कोई बात जवाब वो बैलेट के माध्यम से देंगे। और 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी साफ का नारा लेकर युवा, बेरोजगार, किसान और महिला आगे आए। एक बात तय है कि 10 मार्च को एक गाना जरूर बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हम बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी का रुख करेंगे। कृष्ण मोहन जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना। हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी भी बैठे हुए हैं। उन्होंने बताया 5वें चरण का जो मतदान है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बार अगर हम बीजेपी को लेकर बात करें, प्रचार प्रसार बहुत जोरों से किया गया, हर कद्दावर नेता मैदान में देखा गया, लेकिन फिर भी इमेज कुछ खतरे में लग रही है। कोमल जी, मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त हो चुकी है कि अब हम सरकार बना रहे हैं। और पिछले 4 चरणों के चुनाव ने ये तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की अपना सरकार बन रही है। और अब 5वें और 6वें 7वें चरण में अब अधिक से अधिक सीटें, हमने जो एक संकल्प लिया था 300 पार का, उसको हम 5वें से लेकर 7वें चरण तक आते आते पार कर लेंगे। और अभी हमारे समाजवादी मित्र ने कहा हमारे समाजवादी मित्र ने कहा कि युवा बहुत परेशान है, वो बेरोजगार होके सड़कों पे आ रहा है। मैं अपने समाजवादी मित्र को बता दूं कि ये अब इनके 5 वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने मात्र 1,80,000 नौकरियां दी थी, सरकारी नौकरियां। पार्टी ने 3 वर्ष के कार्यकाल में, 5 वर्ष के कार्यकाल में जिसमें 2 साल कोरोना काल भी था, उसमें हमने 4,68,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। तो युवाओं की तो बात ये छोड़ दें, 38 लाख लोगों को असंगठित क्षेत्रों में हमने नौकरियां दी है। तो 5 लाख लोगों को भारतीय जनता संविधान सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो मात्र 2 महीने में विज्ञापन निकालकर और भर्ती का एग्जाम कराकर और उनको नियुक्ति पत्र उनके हाथ में दे दे। ऐसी पार्टी मात्र भारतीय जनता पार्टी है। और रही बात किसानों की, तो यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे किसान सुबह 4 बजे भोर में यूरिया लेने के लिए लाइन में लगता था और 7 बजते उसको लाठी मिलती थी। उत्तर प्रदेश में किसान बदहाल था, आत्महत्या करता था। और आज वही है। और 6,000 रुपया सालाना किसानों के किसान खुशहाल लग रहा है। क्या लग रहा है, इतना किसान खुशहाल है? देखिए, किसान, उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है वो किसान हितैषी रही है। यदि जब किसानों को 100 रुपए देने की बात होती थी, तो जब देश में कोई पार्टी नहीं थी, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया। और आज जब उनके सहयोग की बात आई तो 6,000 रुपए तक किसान सम्मान निधि देने का काम किसी ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आपको मैं एक बानगी देना चाहूंगा कि 2012-13 में किसान जो MSP पे धान और गेहूं, लेकिन कृष्ण मोहन जी, इस बार के मतदान देखकर ये लग नहीं रहा है, जो पिछला वाला प्रदर्शन बता रहे हैं, जो विकास बता रहे हैं, इस बार के मतदानों को देखकर ये लग नहीं रहा है कि रुझान उस तरह का आ पाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। सुनील जी, आपके पास आना चाहूंगी। किसानों को लेकर जिस तरह से लगातार दावा किया जाता है, बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा दावे किए जाते हैं कि किसान उत्तर प्रदेश का उनसे खुश है, लेकिन जो किसान आंदोलन हुआ 13 महीने के करीब जो ये आंदोलन चला, उसके बाद तस्वीरें काफी ज्यादा बिगड़ी हुई नजर आई। अब हम 5वें चरण के मतदान को लेकर जब बात कर ही रहे हैं, तो किसानों के विकास को लेकर कृष्ण मोहन जी ने बात रख दी है कि हमसे किसान सारे ही खुश हैं उत्तर प्रदेश में, और पूरा जो विकास किया गया है वो चरम पर है और सभी खुश दिख रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इसको देखकर? ये तो कोमल 10 मार्च में जो निर्णय आएगा तब बताएगा किसान खुश थे या नहीं थे, वोटिंग किसके पक्ष में हुई। लेकिन ये पार्टियों को समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि 2012 से 17 के बीच में विकास नहीं हुआ। विकास अखिलेश जी ने बहुत किया था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी विकास हुए और भाजपा की सरकार में भी विकास हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो अपनी बात जनता तक पहुंचा पाए कि नहीं पहुंचा पाए, ये मायने रखता है। यदि दोनों बार 2007 में और 2012 में और 2017 में कह सकते हैं कि यदि विकास के बावजूद भी सरकारें बदली हैं और पूर्ण बहुमत के साथ राजनीतिक दल सरकार बनने में कामयाब हुए हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि वो उनके विकास से संतुष्ट नहीं थी जनता, इसलिए उन्होंने सत्ता का परिवर्तन किया। जहां किसान की बात है, किसान तक आप बात पहुंचा पाए कि नहीं पहुंचा पाए, किसानों ने आपकी बात पे भरोसा किया कि नहीं किया, ये रिजल्ट बताएंगे।
लेकिन जिस तरीके की बातें, जिस तरीके के माहौल आ रहे हैं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ लोकतंत्र में कि विधायकों को दौड़ाया जा रहा है, विधायकों को पीटा जा रहा है, विधायकों के खिलाफ नारे लग रहे हैं। ये कभी नहीं होता और लोकतंत्र में होना भी नहीं चाहिए। और जो विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा कि आज विपक्ष में हैं और विपक्ष में रहते हुए ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हो सकता है कल आप सत्ता में आएंगे, फिर विपक्ष में बैठे हुए लोग भी आपके साथ करेंगे। तो ये सब लोकतंत्र में विपक्ष को भी इस बात की गारंटी देनी पड़ेगी, जनता से अपील करनी पड़ेगी कि इन चीज़ में, लोकतंत्र में ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। सबसे बड़ा अधिकार आपका बटन दबाने का है, जिसको उतारना है, जिसको बिठाना है, वो आपका अधिकार है। लेकिन किसी को वोट मांगने से, अपनी बात रखने से, अपने क्षेत्र में आने से या तो रोकने की जो घटनाएं हो रही हैं वो लोकतंत्र के लिए घातक है। ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि 2012 और 17 में आप देखेंगे कोमल जी कि चेहरे पर चुनाव थे जी। 2012 में मुलायम सिंह यादव जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2017 में मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ाया गया और मुख्यमंत्री योगी जी को बनाया गया। तो दोनों चुनावों की आप देखेंगे 2012 से 17 के बीच में इस प्रदेश की जनता ने एक मुख्यमंत्री को भरे मंच पर रोते हुए भी देखा है। एक ऐसे माहौल में देखा है कि जैसा लगता है कि मुख्यमंत्री सहाय उसको कुछ करने नहीं दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं। 2000 यदि हम 22 की बात करेंगे, 21 की बात करेंगे तो ये भी बिल्कुल निश्चित है कि जिस तरीके से भाजपा के नेतृत्व में जो 36 की बातें जो आ रही थी कि कहीं न कहीं अमित शाह, योगी जी में या गुजरात लॉबी और यूपी लॉबी टकरा रही है और ये परिस्थितियां बन रही हैं कि योगी जी के कद को रोकने का प्रयास एक गुजरात की लॉबी कर रही है। इसके भी कयास लगाए गए। जिस तरीके से किसी IAS को रिटायरमेंट लेकर भेजा गया, मुख्यमंत्री ने मिलने से मना कर दिया। तमाम मीडिया में खबरें आई कि वो उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, गृह मंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन लास्ट में जब मुख्यमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया तो ये भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियां थीं जिसका फायदा आज विपक्ष ले रहा है कि जब घर में कोई झगड़ा होता है, 2017 में भी घर में झगड़ा हुआ था, समाजवादी परिवार में झगड़ा हुआ था, ये पूरे प्रदेश ने देखा। और वो झगड़ा अब 2022 में मुझे लग रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के कुछ गिने हुए चेहरे जो हैं, गिने चुने चेहरे में, उनमें जनता में ऐसी अफवाह है, ऐसी जनता में बातें गई हैं कि कहीं न कहीं गुजरात लॉबी ने यूपी लॉबी को दबाने का प्रयास किया। और यही बात है कि यदि योगी जी मथुरा से और अयोध्या से चुनाव की चर्चा थी तो उनको गोरखपुर क्यों भेजा गया, जब गोरखपुर उनकी विधानसभा सीट पक्की थी 4 बार से जी। तो मुझे लगता है उस सीट को खराब क्यों किया गया। वहां तो अग्रवाल साहब वैसे ही जीत रहे थे और वैसे जीत जाते, या दूसरी सीट से कहीं से भी योगी जीतते तो मुझे लगता है कि एक सीट तो कम से कम प्लस होती, या तो उस सीट से जो 4 बार से आपका प्रत्याशी जीत रहा है उसको। वहां के लोग भी चाह रहे थे कि योगी जी वहां से चुनाव लड़े। नहीं कोमल जी, जो सीट आपकी 4 साल से पक्की है उस सीट पे योगी जी को भेजा गया। अरे वो तो वैसे ही आपके लिए सीट पक्की थी, वहां चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। कम से कम कहीं और से भी आप लड़ लेते तो मुझे लगता है एक सीट तो प्लस होती। जैसे अखिलेश यादव करहल की बात कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के कहीं से भी चुनाव लड़ लेते, हारने वाले नहीं थे। योगी जी भी कहीं से चुनाव लड़ते, हारने वाले नहीं थे। पर एक सीट मुझे लगता है जहां मेरा आकलन कहता है कि आप उसी सीट पे लड़ रहे हैं जहां जीती हुई 4 बार से सीट है, तो वहां लड़ करके आपने क्या संदेश देने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि जो झगड़े की सूचनाएं जनता तक पहुंच रही थी उसको इस बात से बल मिला। चलिए आप बने रहिए। सपा नेता विनय जी के पास जाना चाहूंगी। विनय जी, इस बार के हॉट सीट्स को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि हम अगर अयोध्या को लेकर बात कर लें या चित्रकूट को लेकर बात कर लें, जहां राम मंदिर की जब बात आती है तो बीजेपी का नाम सबसे पहले आ जाता है। एक लोगों की जो भावनाएं होती हैं वो जुड़ी हुई, उनका मतदान है काफी ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि भव्य राम मंदिर निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में जब इस मतदान की बात करें हैं अयोध्या और चित्रकूट को लेकर, क्योंकि एक तरफ जन्मस्थली, एक तरफ तपोभूमि, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए मैं एक चीज बता दूं, अयोध्या सीट जीत रही होती भारतीय जनता पार्टी तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज वहां से लड़ रहे होते। लेकिन अयोध्या में इतना विरोध है, इन लोगों ने जमीन के इतने घोटाले, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर इतने घोटाले किए हैं कि जनता इनका इंतजार कर रही थी कि यह समय कब आएगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर इतने घोटाले करने वाले को अयोध्या सजा देगी। और रही बात 5वें चरण की, तो आप खुद ही देख रही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा क्या हो गई। अब नमक के नाम पर वोट मांग रहे। क्या हिंदुस्तान में कभी नमक के नाम पर किसी से कोई संबंध स्थापित किया जाता है? अब यह स्तर आ गया है कि नमक के नाम पर आप वोट मांगेंगे, अब जो है राशन के नाम पर वोट मांगेंगे।
कि हम आपको फ्री में राशन, जबकि ये राशन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, यूपीए सरकार में जो भी काम किए जाते हैं जिसके दल की तरफ से, वो काम तो गिनाए जाते हैं। फिर अगर हम सपा की तरफ से बात करें, सपा की तरफ से भी तो कहा जाता है कि बिजली संयंत्र हमने ये किया वो किया। ठीक है, हर दल अपना काम गिनाता है। चलिए आगे बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए, काम गिनाना और उस काम के नाम पर एक एहसान लादना जनता के ऊपर, वो अलग होता है। जिस तरीके का इनका वक्तव्य है कि हम फ्री का दे रहे हैं, फ्री का दे, ये फ्री का, ये जनता का अधिकार है। आप इसको किस तरीके से परिभाषित करते हैं? विनय जी, ये जनता का अधिकार है। आप लोगों को, भाजपा को, कांग्रेस को, सपा को शर्म नहीं आती कि इतने बार शासन, सुन लीजिए ना, इतनी बार, अरे सुन लीजिए विनय जी, मैं तो सारी पार्टियों की बोल रहा हूँ। विनय जी सुन लीजिए, विनय जी आऊंगी आपके पास, सुनिए। आप सारी पार्टियों को इस बात की शर्म नहीं आती कि इतना शासन करने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में 15 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश में लोग हैं जो भोजन सामग्री लेने के लिए मजबूर हैं। क्या आपने उनके उत्थान के लिए सारी पार्टियों ने काम नहीं किया कि वो आज राशन कार्ड, उनको सरकार के राशन पे जिंदा हैं वो लोग? इस बात की शर्म सारी पार्टियों को नहीं आती कि 70 साल इस देश को आजाद होकर के रह गए। यदि आपने सारी पार्टियों ने उत्थान की बात की होती तो आज राशन की बातें नहीं हो रही होती। बिल्कुल जाहिर सी बात है। सारी सुविधाएं, बिजली की बात करिए, सड़क की बात करिए, लेकिन एक इतना बड़ा समुदाय जो केवल राशन पर जिंदा रहा, इस बात की आंखों की शर्म किसकी रह जाएगी? कौन सी पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी? पेट कोई भी नहीं रह सकता। विनय जी मैं आपके पास लौटूंगी। जी की बात, मैं इसी बात को तो मैं कह रहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, वो सरकार पर निर्भर बना दिया। हम इसी बात को लेकर के तो बार बार कह रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है कि लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, कि किसान परेशान है, ये सारी चीजें, मेन आक्रोश तो इसी पर है। लेकिन आप जो अनाज को लेकर बात कह रहे हैं ना, कि मैं पर्सनली अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी। मैंने लोगों को देखा है, जो सड़क किनारे लोग बैठे होते हैं ना, कई बार वो लोग रोटी के साथ प्याज खा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मुफ्त अनाज मिल रहा होता है। विनय जी, ये जो मुफ्त अनाज की आप बात कर रहे हैं ना, कई सारे लोग इसी पर जिंदा है। मैं मुफ्त अनाज जो है, जो खाद्य सुरक्षा बिल जब पास हुआ था तो इसलिए था कि देश में या प्रदेश में जब कोई आपदा आती है कि लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं होता, उन स्थितियों में यह वितरित किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति ला दिया है कि उस आपात स्थिति को इस पॉइंट पर मैं सुनील जी आपको हस्तक्षेप करने के लिए कहूंगी। सुनील जी। नहीं, मुझे लगता है कि विनय जी को लग रहा है कि, और या बीजेपी ये प्रचार करना चाहती है कि पहली बार फ्री मिल रहा है। हो सकता है कोरोना काल में ज्यादा मिल रहा है लोगों को, लेकिन हमेशा फ्री अनाज दिया गया है इस देश की जनता को। और ये चौंकाने वाली चीजें हैं कि जहां इस खाद्य बिल पर तो कांग्रेस की सरकार लाई, उससे पहले ही दिया जा रहा है, लेकिन जिस पे आप जितना पैसा खर्च करते हैं ना, यदि इतना पैसा गरीबों के लिए खर्च कर देंगे ना, 2.5-3 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं आप लोग के गांव से खरीद करके लाना, फिर वहीं तक पहुंचाना, और लगभग, सुन लीजिए विनय जी, लगभग 35% अनाज खराब हो जाता है। देख लीजिए क्या है, 35% अनाज खराब हो जाता है वर्षा के कारण। या तो सारी चीजें आप जोड़ लोगे तो 2.25 लाख करोड़ के आसपास भारत सरकार पर इसका बोझ पड़ता है। 2.25 लाख करोड़ रुपए यदि गरीबों पर खर्च कर देते धीरे धीरे करके, तो मुझे लगता है कि आज ये स्थिति नहीं होती। और विनय जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बीजेपी भी जिम्मेदार है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा सब जिम्मेदार हैं। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी की पहली बार सरकार आ रही है। बीजेपी की सरकार पहले भी रही है, आपकी भी 3-4 बार सरकार रही है, बहुजन समाज पार्टी की भी रही है, कांग्रेस की भी रही है। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि बीजेपी जिम्मेदार? सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं कि आज ऐसी बड़ी संख्या इस देश और प्रदेश में मौजूद है जो केवल और केवल सरकार के भोजन व्यवस्था पर जिंदा है। इस बात को मानिए ईमानदारी से, और काम करना पड़ेगा इस पर। यदि काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा, नमक की जो बात की है, ये राजनीति, ये चुनाव रैलियों में ऐसे शब्द विनय जी सुनाई देते रहेंगे आपको आगे भी। यदि इस पर ठीक से तो मुझे लगता है 100 साल पड़ जाएंगे, यही स्थिति बनी रहेगी। चलिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाऊंगी। प्रदीप जी,
हम चुनाव को लेकर जब बात और जो योजनाएं हैं उनके लाभ की भी बात आ गई है, लेकिन और सीट्स को लेकर मेरा सवाल था, क्योंकि अयोध्या और चित्रकूट राम की जन्मस्थली और तपोभूमि को लेकर कई सारी चीजें आती है। बीजेपी लोगों में जुड़ी राम मंदिर निर्माण करवाया जा रहा है और बीजेपी के कार्य ही शुरुआत हुई है, तो ऐसे में कांग्रेस का प्रभु श्री राम का ये नारे का लगा रहे हैं, जो प्रभु आए हैं उनको लाएंगे, प्रभु श्री राम भारतीय जनता पार्टी लाएगी। जो हम हैं और आपको लेकर आए हैं, इस तरह के गंदे नारे के साथ ये प्रचार करने वाले लोग और बात करते हैं अयोध्या की, जब बात कर रहे होते हैं यार, अयोध्या में अगल बगल किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, अब इस पर भी चर्चा कर ली। आज एक बीघे के किस काश्तकार को अपने केवल आवारा पशुओं से बचाने के लिए 30,000 रुपए खर्चा करना पड़ते हैं पासपोर्ट कार्ड लगवाने के लिए। इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब है क्या? हम पूछना चाहते हैं किस तरीके से एक लाभार्थी वोट बैंक पर चर्चा करती है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता चर्चा करते हैं, आपने इस दशा पे लाके खड़ा कर दिया। और ये आप कोई भीख दे रहे हैं क्या? आप कोई एहसान कर रहे हैं क्या? आप सरकार है, अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो भोजन का अधिकार उनका है, वो आपको देना पड़ेगा। और बार बार आप ये उनको एक लाभार्थी वोट बैंक की तरफ ट्रीट कर रहे हैं। आपके बड़े बड़े नेता भाषण दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। आप ये बताइए, और ये योजना यूपीए सरकार लेकर आई थी क्या? हमने ये बात कही थी क्या ये लाभार्थी वोट बैंक है? आप जनता पर एहसान कर रहे हो क्या आपने नमक दे दिया, वो भी सीधा पड़ा हुआ? अगर ये जनता पर एहसान नहीं है, जनता पर एहसान नहीं, उनका हक है, उनका हक है ये हक है। और भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? ये लाभार्थी वोट बैंक है, ये हमें वोट देंगे। अब किस तरह की बात आप लोग कर रहे हैं? चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन जी हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। आप लोग के ये जो सवाल है उनके जवाब ले ही लेते। कृष्ण मोहन जी, दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना आपने, सपा नेता और कांग्रेस प्रवक्ता दोनों ही जो योजना है। ठीक है प्रदीप जी, सुन लिया, आपकी बात सुन ली। अब दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। कृष्ण मोहन जी, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि लगातार योजनाओं को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जनता को लाभार्थी बोला जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जरूरत है, ये हक होता है जनता का। फिलहाल जेपी की तरफ से देखिए, ये जो है ये इसके सारों में मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी आती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जब ये कोरोना का जब दुनिया सरकारें बंद हो गए, पूरी दुनिया त्राही मांग कर रही थी, तो ऐसी स्थिति में जब जो लोगों के रोजगार छूट गए, अपने घर बैठ गए, तो उनके पास भोजन की स्थिति नहीं रह गई, तो उन लोगों को भोजन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये बड़ी ईमानदारी पूर्वक भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करती है कि हमने लोगों को जब रोजगार गुजरात में अन्य जगहों में, पंजाब में, अन्य जगहों से लोग पैदल अपने घरों को वापस लौटे, तो उनके पास रोजगार नहीं, भोजन जीवन जीने के साथ बोल लीजिए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। अगर आप 1 बाय 1 बोलेंगे तो आपके पॉइंट्स ज्यादा क्लियर रहेंगे, 1 बाय 1 बोलेंगे तो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। हमारी भावनाएं आती, परंतु कोमल जी, ये जनता का अधिकार है कि यदि कोई भूख से किसी की मृत्यु न हो, तो ये जो भी जन सुविधा सरकारों का अधिकार है, वो कर्तव्य है कि वो उनको दे। भारतीय जनता पार्टी वो कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जो कि से उभर नहीं पाई है, उनको देने का काम कर रही है। प्रदीप जी, आपकी आवाज कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, आप इसके बाद जवाब दे लीजिएगा, आपको भी वक्त दूंगी मैं। कृष्ण मोहन जी, बात पूरी करिए। जी कोमल जी, स्वरोजगार उत्पन्न करने होंगे, सरकार एक लिमिट, एक सीमित है, 2 नौकरियां, उसके बाद। लेकिन कृष्ण मोहन जी, अगर हम नौकरियों को लेकर बात करें तो काफी ज्यादा ग्राफ नीचे बताया, जनता के से जो प्रतिक्रियाएं, नाराजगी रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा आ रही है। कोमल जी, हाँ, अन्य सरकारों की देखेंगी तो बसपा की सरकार में 1,07,000 सरकारी नौकरियां मिली थी, और समाजवादी सरकार की 5 साल में मात्र 1,80,000 नौकरियां मिली थी। इन दोनों को मिला दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में, जिसमें 2 साल कोरोना काल रहा, भारतीय जनता पार्टी ने 1,87,000 नौकरियां दी है, सरकारी नौकरियां दी हैं। 3 से 5 लाख हमने संविदा पे, और लगभग 38 लाख लोगों को गैर असंगठित क्षेत्रों में नौकरियां दी है। ये रिकॉर्ड है और ये डाटा है, ठीक है। परंतु इन लोगों का अच्छा, वो किस समय, जब इस देश में कोरोना काल था, और दूसरा एक बहुत आपदा में अवसर, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय पूज्य प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर बनाना होगा। यही देश है जहाँ पे कोरोना काल आया, जब देखिए, आपदा को अवसर बनाना हो, निर्भर होना होगा, क्योंकि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ये बात वाकई में सही है। हाँ, एक बड़ी आबादी को हम, लेकिन इसके चक्कर में जनता का हित करना,
जो लगातार कई दलों की तरफ से ये कहा जाता है कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, चाहे फिर खाने की चीजों को लेकर कहा जाए या फिर पेट्रोल के दामों को लेकर कहा जाए, कई सारी चीजें ऐसी कही जाती हैं, इनको लेकर कब सुधार होगा? देखिए कोमल जी, आप देखेंगे जब पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर कोरोना का काल था तो वहाँ पे ढेर सारे ऐसी चीजें थी जिसमें महंगाई का पूरी दुनिया पे असर पड़ा, उसे भारत भी छूता नहीं रहा। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उन सबको सीमित करने का प्रयास किया और धीरे धीरे हम उस स्तर पे आ गए हैं कि महंगाई एकदम कम से धीरे धीरे कम हो रही है, ग्रेजुअली कम हो रही है। दुनिया जबकि महंगाई का मार झेल रही है, परंतु देश भारत और खासतौर से उत्तर प्रदेश महंगाई के अपने निचले स्तर पर आ रहा है। दूसरी बात, जब तक लोगों के क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक महंगाई का असर लगभग वही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए लोगों को स्वरोजगार देने का काम कर रही है और आने वाली सरकारों में जब हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी हर एक परिवार को रोजगार देने का काम करेगी, जिससे लोगों के क्रय शक्ति बढ़ेगी और क्रय शक्ति आपकी बात मान ली। सुनील जी, कृष्ण मोहन जी की जो बातें हैं कितनी ज्यादा दम रखती हुई नजर आ रही हैं? नहीं, कृष्ण मोहन पांडे जी सही कह रहे हैं कि दुनिया में ही इसकी हलचल थी, दुनिया में ही स्थिति खराब थी। कृष्ण मोहन पांडे जी को ये भी जानना चाहिए कि उस दुनिया के तमाम देशों में सरकार भी बदल दी जनता ने। तो अब एक सच्चाई आप स्वीकार करेंगे कि साहब सारी स्थिति खराब थी, तो दूसरे देश में भी सरकार बदल जानी चाहिए। दिक्कत ये है कोमल, सरकार किसी की भी रहे, अब जैसे पहले आप सुन लीजिए, लोग हैं उनकी भी बात। भाजपा की सरकार में 6 बार पर्चा लीक हुआ, भाजपा की सरकार में। सपा की सरकार में 23 से ज्यादा पर्चा लीक हुआ। सपा की सरकार में भी लाठीचार्ज बेरोजगारों को मिला, भाजपा की सरकार में भी लाठीचार्ज बेरोजगारों को मिला। आप ये बताइए से आप वायदा करके जाते हैं और पूरी करते हैं। सरकारी नौकरी की बात रही, आगे पीछे हो सकती हैं, सपा ने कितनी दे दी और भाजपा ने कितनी दे दी। ये सारी स्थितियां ये हैं कि जब सरकारी नौकरियां हैं कितनी इस देश में, बस हर घर से सरकारी नौकरी आप दे देंगे। जहां आपने बार बार कहा था कि बाहर से इन्वेस्टर आएंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर कॉन्क्लेव भी यहाँ हुए, उनका क्या हुआ? उनकी जवाबदेही सरकारें की नहीं बनती है। समाजवादी पार्टी सरकार में भी बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हुआ था, पर उत्तर प्रदेश बदल जाएगा। भाजपा की सरकार आई तो उसमें भी बड़े आए और लगातार बदलना बदल जाएगा। आके 3 पार होना कुछ भी नहीं है। दूसरी बात है कि जब आपके पास कोई ऐसा नहीं है जहां सिर्फ जनता से झूठ बोल के ही आपको सत्ता में आना है, तो उसका भी जनता कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढेगी। कहीं ना कहीं ऐसे नियम और कानून इस देश में आएंगे जिससे कि जनता से जब चुनाव के समय पे आदर वो कर ही ना पाए। आप समझदार हो गई है, झूठ ये सब बहुत चल रही है। अब आप कह रहे हैं कि साहब केवल नौकरी दे रहे हैं। अरे सिलेंडर समाजवादी पार्टी की सरकार में 400 का था, तुम्हारे में 900 का हो गया। पेट्रोल कहाँ थी? तो ये नहीं है कि नहीं है। जीएसटी कलेक्शन अब कितना हो रहा है? 1,60,000 करोड़ के आसपास पिछले महीने का जीएसटी कलेक्शन है। तो ये सारी चीजें मत कहिए। यदि ये बहाने ही सरकारों के पास होंगे तो मुझे लगता है कि सत्ता बदलने का मतलब क्या रहेगा। कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, उनके पास बहाने थे। उस परिवर्तन के साथ आपको लेके आए थे कि आप एक विजन के साथ, कोई एक विजन आपके पास है, उस विजन से आप इस देश को चलाएंगे। लेकिन क्या रहा? गड्ढे में और देश चला जा रहा है। तो ये सारी चीजें जनता देखती है कि जिस विश्वास 2015 का मैं बजट जब अरुण जेटली पढ़ रहे थे और 2022 को पढ़ लो, सेम वो है। 2015 में आपने कहा था कि 2022 तक एक भी गरीब ऐसा नहीं होगा जिसपे मकान नहीं होगा। आज 2022 में वो कह रहे हैं। 2015 में आप हाथ इंटरनेट से कर लेंगे, 2022 में फिर आप वो कह रहे हैं। तो ये इतना नहीं चल रही है, जितना आ सकते हैं उतना कहीं। 2015 और 2022 बारीकी से प्रदेश का हर नागरिक देखे तो लगभग 2022 में नहीं है। अब तक जनता समझेगी कि 2022 तक कर देंगे प्रधानमंत्री जी, लेकिन 2022 तक क्या 2000 जा रही है। तो जो विजन के साथ जो आपके पास थी, आज आप गुजरात मॉडल की बात नहीं करते हैं। तब गुजरात मॉडल हर इलेक्शन में था, हर रैली में गुजरात मॉडल था। अब गुजरात मॉडल कौन सा प्रदेश आपने बना दिया? इसका मतलब कम कोई नया दल आता है और जनता उस पर भरोसा करती है तो कम से कम भरोसे लायक तो राजनीतिक दल के लोगों को रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। 2017 में आप देखिए, 2012 में जब अखिलेश यादव जी ने रैली निकाली थी, हर युवा ये समझ रहा था कि प्रदेश बदल जाएगा। एक बाहर से पढ़ा लिखा नौजवान आया, प्रदेश को बदल देगा। 2017 में आप देखिए, उसी को रोते हुए मंच से देखा, किसे दिया? भी देखा कि पैर छू के चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। अखिलेश जी ने कहा कि जाओ नेताजी के पैर पकड़ लो, चीफ सेक्रेटरी बने रहोगे। और कौन कैबिनेट मंत्री हटाता है, कौन बनाता है, ये कहां से तय होता है, ये भी प्रदेश की जनता ने देखा। तो ये सब केवल और केवल बातें हैं, कुछ नहीं है। अखिलेश जी को भी देख लिया, बाबा जी को भी देख लिया और मायावती जी को भी देख लिया। आप कम से कम सच्चाई के साथ आप आइए कि वास्तव में आप क्या जनता को दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। कम से कम आप ईमानदारी आप ही नहीं बरतोगे, फिर जनता से चाहोगे कि ईमानदारी। बिल्कुल, और आज की जनता जो है इतनी ज्यादा स्मार्ट है ना कि पहले के वक्त की अगर बात करें, जो लुभावने वादे किए जाते थे, जनता बातों में जरूर आती थी। आज की कुछ जनता आ सकती, लेकिन ज्यादातर लोग
स्मार्ट हो गए हैं, समझदार हो गए हैं और वोट उसी को डालेंगे जो लगता है कि विकास करेगा, ना कि सिर्फ जो वादे किए गए और अब भी वादे किए जा रहे हैं। चलिए मैं सपा नेता का करना चाहूंगी रुख यहाँ पर। विनय जी, सवाल लगातार उठ रहा है विकास को लेकर। अब जब 5वें चरण के मतदान की महत्वता को हम देखते हैं तो निष्कर्ष ये निकाला जा रहा है कि निश्चित होगा कि कौन सा दल इस मतदान के बाद आगे जाता है उसी की जीत होगी। तो अगर हम उसको क्या जानकारी? देखिए, ये बढ़ रहा है वो अपने आप पिछले मतदान को देख करके जनता कहीं न कहीं रुख के साथ, क्योंकि पहले से वो तैयार बैठी थी कि हमें बदलाव करना है। अब ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा जब प्रधानमंत्री मन से खड़े होकर के अपने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड की बात ना करते हो, मुद्दों पे बात ना कर। प्रधानमंत्री से तो आदमी ये उम्मीद कर ही सकता है, जब प्रधानमंत्री कहे कि हमने आपको नमक खिलाया है, आप नमक के नाम पर वोट दीजिए, तो इस तरह की जो हताशा है वह बताता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सिमटती जा रही है। क्योंकि जो विकास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने सरकार में किया था, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल को बनवाया था सरकार की तरफ से, तथा एक्सप्रेस वे की शुरुआत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था, रिवर पर वो बाहर से ले करके योजनाएं जब देखते थे कि विदेशों में कैसे है, तो वो यह उस तर्ज पर एक बढ़िया हाईटेक उत्तर प्रदेश बनाना चाहते थे। उन्होंने उस तरफ जो अपने कदम भी बढ़ाए, लेकिन 2017 में जब सरकार चली गई तो कहीं न कहीं वो सारे विकास रुक गए। आपने देखा होगा कि 2017 में विकास दर जब सरकार गई, बेरोजगारी 2.5, आज कितना है? आज 14 से लेकर शायद 21% तक बेरोजगारी दर है। कृष्ण मोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके जवाब में? ठीक, आप बने रहिए। कृष्ण मोहन जी क्या कह रहे हैं? समय दीजिए। अभी जैसे क्या कहा जा रहा था कि रोजगार सरकारी नौकरी ने जैसे स्वरोजगार उत्पन्न करने होंगे और कितना इन्वेस्टमेंट आया, आदरणीय पूछ रहे थे। मैं बता देना चाहता हूं यही उत्तर प्रदेश है जिसका जो प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के नाम पे 12वें स्थान पे था और तो महाराष्ट्र 1 नंबर पे। आज की स्थिति है विनय जी बोलने दीजिए, मैं आपको वक्त दूंगी। इसके बाद 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चालू हो गया है। और दूसरी बात यही समाजवादी सरकार की मोहन जी शर्म करो, कदम टीवी बैठ करके जनता से समझ जाते आखिरी साथ चल रही है आपकी, उसके बाद भी झूठ बोल रहे हैं। 5 वर्षों में आदरणीय अखिलेश जी ने 6000 किलोमीटर सड़कें बनवाई, भारतीय जनता पार्टी ने 16000 किलोमीटर सड़कें बनवाई। यही उत्तर प्रदेश था जहाँ मात्र 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, आज के समय में 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यही उत्तर प्रदेश था जहाँ पे मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे। प्रदीप जी इनके बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही का वक्त है, इसके बाद आप ही शांत हो जाएंगे। तो 6 यूनिवर्सिटी हमने खोली है, अखिलेश जी ने मात्र 1 यूनिवर्सिटी खोली थी। और ये बात करते हैं कि मतलब विकास। मान्यवर कृष्ण मोहन जी, बदायूं का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की देन है, बहराइच का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी का देन है। अरे यार क्या आप झूठ बोलते हो? प्रदीप जी आपका रुख करना चाहूंगी, बोलिए क्या कह रहे हैं? क्यों झूठ बोलते हो? जनता पार्टी का झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नमक के नाम पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं। विकास के एजेंडे में बात होती है तो प्रधानमंत्री जी से लोग पूछ रहे हैं। चलिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला मुझे ऐसा लगता है कभी नहीं थमने वाला, चाहे चुनाव हो या ना हो। और चुनावी वक्त में तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और भी ज्यादा तेज हो जाता है। अपने अपनी पार्टी के काम के बारे में बात कर लेते हैं ना। क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की तरफ से 5वें चरण के मतदान को लेकर? आप जवाब सुनना चाहती है, नहीं सुनना चाहती है? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का प्रवचन सुनना चाहती है तो आप बोला लीजिए। कांग्रेस प्रदीप जी मैं आपका भी जवाब सुन रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ, हर दल से यही कह रही हूँ कि अपने अपनी तैयारी के बारे में बात करिए। आरोप प्रत्यारोप सुनने के लिए जनता डिबेट नहीं देखती है। अरे 5 साल सरकार के बारे में सवाल नहीं उठेंगे क्या? आप पूछिए बिजली आप किसान एक ऐसी सरकार है 400 रुपए के हिसाब से बढ़ाकर 500 रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया कि नहीं किया? आप बताइए 3 बार बिजली के दाम किसानों के बढ़ाए तो नहीं बढ़ाए इन्होंने? आप इनसे पूछिए कि आज की स्थिति में आज उन्होंने किसानों की खाद से चोरी की नहीं की? आप पूछिए इनसे कि 72 रुपए के कड़वा से 250 रुपए में किया कि नहीं किया? आप उनसे पूछिए 100 रुपए में किया कि नहीं किया? आप उनसे बताइए 20 रुपए किलो आटा 50 रुपए में किया या नहीं किया? आप उनसे पूछिए युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे 100 में से 68 जो आज की बेरोजगार है। आप पूरे 5 साल में 12 से ज्यादा मार निकली और सारी के सारे घोटालों के कर रही है। जहाँ नदियों में रामनामी हो रहे नजर आई नहीं नजर आई, उन्हें कितने रोजे नजर आए नहीं नजर आए। अब उसे पूछिए। और कांग्रेस पार्टी जब कोरोना पीड़ितों के लिए खड़ी हुई, उनके लिए बसों की मुहैया कराने की बात की तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आपने अगर किसान के
चुनावों के सीधे बात पे गाड़ियां चलाई, हमारी नेता प्रियंका गांधी गई तो आप लोगों ने देश देने का काम किया। तो ये सारी चीजें अब किसान देख चुका है कि आप किसान हितैषी है, आप साथ किसान सही देख रहे और देश के प्रधानमंत्री किसानों से वोट मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी किसानों से वोट मांग रहे हैं। चलिए ये कमियां हमने जान ली, आपकी बात ठीक है, एकदम ठीक, आपकी बात मान ली। अब आ जाते हैं 5वें चरण की जो हॉट सीट्स है उनको लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उन सीट्स को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रदीप जी ठीक, चलिए प्रदीप जी, सुनील जी का कुछ कहना सुन लीजिए। अरे प्रदीप जी, आप अमेठी को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे अपने गढ़ को? आप छोड़िए उन 61 सीटों की बात छोड़िए, आप अमेठी को बचा पाएंगे कि नहीं? अमेठी नहीं, पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है और जिन मुद्दों पे चुनाव होने जा रहा है, योगी सरकार की झूठ और नकारात्मकता इसका आईना इन्हें दिखाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की आवाम, नौजवान, बेरोजगार, किसान और महिलाएं। तो सरकार में शामिल होंगे आप क्या प्रदीप जी? सरकार में शामिल होंगे क्या? सरकार में शामिल होने की बात नहीं, वैकल्पिक राजनीति की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के साथ मान्यता कर रही है। नहीं प्रदीप जी, दिक्कत ये आ रही है कि आप सरकार को घेर रहे हैं और विपक्ष में सरकार बनती है तो आप सम्मिलित भी नहीं होना चाहते। आज आप सपा को कोस रहे हैं। 2017 में सपा के साथ चुनाव लड़ा आपने, या 2017 से पहले की बात करेंगे 2012 की सपा पे तमाम आपने आरोप लगाए कांग्रेस के नेताओं ने। तो ये दिक्कत ये हो, जनता कंफ्यूज रहती है बहुत कि आखिर में कांग्रेस सरकार चलाई है, भारतीय जनता पार्टी ने तो मोदी के साथ सरकार चलाई है। अरे अब उन्होंने किया है तो आप नहीं ये अब सवाल का जवाब सवाल नहीं होता प्रदीप जी। मैं ये पूछ रहा हूं कि सरकार में शामिल होंगे आपने कि नहीं, विपक्ष में बैठेंगे। अहंकारी सरकार कांग्रेस ने किया है, हमारे नेता प्रियंका गांधी ने किया है, सड़कों पर संघर्ष हमने किया है, चाहे किसान चुनाव पर हो, चाहे बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई हो, चाहे महिलाओं की लड़ाई हो, चाहे आंदोलन का मुद्दा हो, बुलंदशहर का मुद्दा हो, चाहे लखीमपुर का मुद्दा हो। प्रदीप जी, क्या भाजपा सत्ता से बाहर होगी तो इसका श्रेय आपको मिलेगा क्या? कांग्रेस को मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर जाएगी तब प्रदेश के नौजवानों को मिलेगा, प्रदेश के किसानों को मिलेगा, प्रदेश की आधी आबादी को मिलेगा। चलिए इतनी ज्यादा श्योरिटी दे रहे हैं, चलिए बहुत ज्यादा श्योरिटी है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। मैं सुनील जी, अब हम हॉट सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि वक्त कम है, तो एक एक टिप्पणी हम ले लेते हैं कि किस तरह से, चाहे हम सिराथू की सीट को लेकर बात कर लें, प्रयागराज को बात कर लें, प्रतापगढ़, अयोध्या, चित्रकूट, ये तमाम वो सीटें, कुंडा, ये तमाम वो सीटें जिनको लेकर लगातार कई सारी बातें सामने आती हैं। अगर इस समीकरण को हम देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? देखो, सिराथू से यदि हम बात करेंगे तो पल्लवी पटेल जो सोनेलाल पटेल की दूसरी बेटी हैं, जो दूसरा दल उन्होंने बनाया, जिनकी मां है, जो जिस तरीके से चुनाव वहां लड़ रही हैं उप मुख्यमंत्री, तो तमाम ऐसी सीटें जैसे कैबिनेट मंत्री रमापत शास्त्री, तो मनकपुर सीट है, आरक्षित सीट है, निश्चित तौर से वहां बराबर की टक्कर है। राज्य मंत्री इनके चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी हैं, चित्रकूट सदर से चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल वहां कांटे की टक्कर है। और कैबिनेट मंत्री मोती सिंह हैं, वो पट्टी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां निश्चित तौर से टक्कर है। और सिद्धार्थ नाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से लड़ रहे हैं। नंदी कुमार नंदी, जो नंदगोपाल नंदी हैं, इलाहाबाद दक्षिण से लड़ रहे हैं, वो कभी बहुजन समाज पार्टी में बड़ा चेहरा रहे थे। तमाम उस समय मुझे बवाल हुआ, बम भी चली थी और तमाम FIR हुई, तमाम लोग अरेस्ट हुए थे। तो नंदगोपाल नंदी फिर बाद में भाजपा में आ गए और भाजपा मंत्री, आज उनकी पत्नी वहाँ शायद मेयर भी हैं। तो ये कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ लगभग आधा दर्जन मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, वो आपके ये बिल्कुल हॉट सीट हैं। और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जैसे सोनेलाल पटेल जी की जो पत्नी हैं, जो परिवार बटा हुआ है, एक उनके साथ है पत्नी, बेटी उनकी एक उनके साथ है। गांधी परिवार का गढ़ अमेठी की आप बात कर ही सकते हैं। दूसरी बात, राजा भैया के गढ़ की आप बात कर सकते हैं कि राजा भैया के गढ़ में कौन किस तरीके से चुनाव लड़ेगा। प्रमोद कुमार तिवारी जी की जो बेटियां राधना मिश्रा, वो चुनाव लड़ी रही हैं। निश्चित तौर से कुछ चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ 61 में से, इन 61 विधानसभा सीटों में लगभग 25 चेहरे ऐसे हैं जिनका बिल्कुल कह सकते हैं कि सब कुछ अस्तित्व उनका दांव पे लगा हुआ है। क्या वो रिपीट उनको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? रिपीट होंगे तो फिर वो क्या स्थिति उनकी बनेगी, क्योंकि तमाम इसमें से ऐसे चेहरे हैं। करीब मैं इन इस 61 में से शायद 7 या 8 चेहरे ऐसे हैं जो कई पार्टियों को उन्होंने बदला है। बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, सपा में भी रहे, भाजपा में भी रहे। तो क्या जनता उनको स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी? कुछ जो विधायक हैं
उनके टिकट काटे गए हैं। 61 में से 48 विधायकों को टिकट दी गई है, लगभग 13 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। वो 13 विधायक जो टिकट काटे गए हैं, क्या वो विदर्घात करेंगे, क्या विपक्ष के साथ जाएंगे क्या? तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है। चलिए 10-10 सेकंड में सभी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। सपा नेता विनय जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मैं बता दूं कि जैसे ऐसे चुनाव चल रहा, आप देखिए जितने भी भारतीय जनता पार्टी में बड़े चेहरे हैं, मंत्री रहे हैं, वो चुनाव हारे। सुरेश राणा जी ने तो खुद ही बता दिया कि हम चुनाव हार रहे, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग को एप्लीकेशन भी लिखा था कि दोबारा चुनाव कराया जाए। आप सपा की तरफ से क्या कुछ खास रहेगा, ये बताइए। समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है। चलिए प्रदीप जी, आपका फाइनल कमेंट। आप देखिए, पिछले चुनाव में देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये हताशा और निराशा, और बिल्कुल अब तो 200 बुलडोजर भी आ गए हैं, आपको अब नमक के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। ये हताशा और निराशा तय कर रही है। प्रदेश के नौजवानों ने, बेरोजगार नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया निश्चित है। 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी साफ के नारे के साथ उत्तर प्रदेश की आवाम एक वैकल्पिक राजनीति की तरफ आगे बढ़े। चलिए कृष्ण मोहन जी, आपका फाइनल कमेंट। 10 मार्च का आप लोग इंतजार मत कीजिए। जब पक्ष एक साथ एक सुर में यदि ईवीएम को कोसने लगे तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जोरदार तरीके से कमल दबाया है और कमल खिल गया है। अब ये सारे लोग एक सूत्री कार्यक्रम इनका होगा कि ईवीएम हैक हो गई, और ईवीएम को ये गाली देने लगे तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और आज के समय में विपक्ष गाली दे रहा है कि ईवीएम जो है हैक हो गई है, ये मान के चलते हैं कि हमने सरकार बना ली है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने असीम प्यार, असीम आशीर्वाद दिया है, और वो 10 मार्च को आपको ईवीएम हैक तो इस तरह से बोल दिया जाता है जैसे कि बिल्कुल हलवा जैसी चीज हो गई हो। क्या इतना आसान है ईवीएम हैक करना? चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार 5वें चरण के मतदान को लेकर जो तैयारी है उसकी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, और किस दल का क्या कुछ कहना है ये भी आप तक पहुंचाया है। हर दल ये तो दावा कर रहा है कि इस बार सरकार उसी की बन रही है, लेकिन जनता तो आशीर्वाद किसी एक ही दल को देने वाली है। क्या बीजेपी और सपा आरएलडी का जो ये कड़ी टक्कर है, इस बीच कोई सेंधमारी कोई और दल कर पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। 10 मार्च अब दूर नहीं, लेकिन फिलहाल इसी के साथ इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।